नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं कि बाकी है डेल्टा प्लस से लड़ाई। जी हां, क्योंकि डेल्टा प्लस का ये नया वेरिएंट इस बीच दहशत का माहौल देश में कायम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़ों में इसका इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। तो डेल्टा प्लस से लड़ाई है हमारी जारी। नए स्ट्रेन से बचाव को लेकर देश के वैज्ञानिक तेजी से काम कर रहे हैं। इस बीमारी से बचाव को लेकर डॉक्टरों द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे पटना एम्स के ट्रामा इमरजेंसी के एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार। जी हां, डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम कोरोना के इस नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर तमाम जानकारी लेंगे कि आखिर ये कितना खतरनाक है और आखिर ये वेरिएंट होता क्या है। आसान भाषा में उनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या वैक्सीनेशन इस पर कितनी कारगर होगी ये भी जानेंगे और साथ ही तमाम सवाल लेंगे। लेकिन कोरोना का ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जाहिर तौर पर दहशत का माहौल कायम करता नजर आ रहा है। लगातार इसके केस देश भर से निकलकर सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक अब आंकड़ों में इजाफा होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो दूसरी लहर जैसे ही थमी, वैसे ही डेल्टा प्लस के ये केस निकलकर सामने आने लगे और इस बीच ये सवाल उठने लगा कि क्या डेल्टा प्लस से ही कोरोना की तीसरी लहर आएगी। अब तक कई देशों में ये वेरिएंट देखा जा चुका है, कई केस इसके निकलकर सामने आ चुके हैं। तो हमारे साथ पटना एम्स के ट्रामा इमरजेंसी के एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। नमस्ते। थैंक यू। डॉक्टर अनिल कुमार, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये वेरिएंट क्या है और ये डेल्टा प्लस को लेकर जो दहशत का माहौल है कितना खतरनाक है। देखिए, ये डेल्टा प्लस जो है, डेल्टा प्लस से पहले डेल्टा था और ये वायरस अपना आकार चेंज करते रहता है। और ये आकार इसलिए चेंज करता है क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए ये आकार चेंज करना बहुत जरूरी है। और ये आकार प्रायः जो चेंज होता है उसमें जरूरी नहीं है कि कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो, यानी कि मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशन जैसा कि अभी हुआ है, यानी कि वायरस ऐसे गोल जैसा अपना शेप बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक बाल जैसा ऐसे निकला हुआ स्पाइक करते हैं उसको, और उसका अगर म्यूटेशन हो जाता है, जो कि अभी हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन। और उसका नाम है, अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये म्यूटेशन है, देखिए ये K4179। तो इस तरह का अगर म्यूटेशन उसके स्पाइक प्रोटीन में हो जाता है तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। कहने का मतलब कुछ इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जैसा कि ये वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है, और बाकी जो हमारा अल्फा गामा और डेल्टा था वो हमारे लंग्स में जाकर के उसके सतह पे बैठता था। लेकिन ये डेल्टा प्लस हमारे लंग्स में इस तरह से स्ट्रांगली चिपक जाता है और इसका इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होता है, और इसीलिए इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन भी काफी डिफरेंट है और सिग्निफिकेंट है। यानी कि मरीज जो लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं उनको आईसीयू की जरूरत और डेथ होने की संभावना ज्यादा है। और हमारे शरीर में एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसी चीज है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी डेल्टा प्लस से कमजोर हो जा रहा है और उसको काम नहीं करने दे रहा है। और चौथी अहम बात है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। यानी कि जो डेल्टा था या अल्फा गामा था, वो एक अगर संक्रमित आदमी है तो 2 या 2.5 लोगों को संक्रमित करता था, और अगर हम 5 से 7 मिनट बैठे हुए हैं तब संक्रमण का चांस था। लेकिन ये डेल्टा प्लस में ऐसी बात है कि अगर हम आधे 1 मिनट तक भी किसी से बात कर रहे हैं तो संक्रमण हो सकता है दूसरे को।
और ये 2.5 नहीं, ये 6 से लेकर के 8 व्यक्ति तक को संक्रमण कर सकता है। ये इसकी स्पेसिफिक बात है। तो डॉक्टर अनिल कुमार ये भी समझना चाहेंगे कि डेल्टा प्लस, अभी जो डेल्टा वेरिएंट ने देश में तबाही मचाई कोरोना की सेकेंड वेव में, कई केस निकलकर सामने आए, लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन अब ये डेल्टा से डेल्टा प्लस कैसे अलग है? क्या म्यूटेशन अब इसमें होते हुए नजर आए हैं? वायरस ने अपने आप को किस तरीके से बदला है? क्या स्टडीज में ये निकलकर सामने आ पाया है कि अब किस तरीके का म्यूटेशन इस डेल्टा प्लस में हुआ है? यही चीज बताया आपको। ये जो स्पाइक प्रोटीन का जो म्यूटेशन हुआ है, ये K417N K417N जो है, ये स्पेसिफिक म्यूटेशन हुआ है, जिस वजह से मरीजों में जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो रहा है वो बिल्कुल पहले के वेरिएंट के कंपैरिजन में अलग है। बिल्कुल पहले के वेरिएंट से अलग है, लेकिन इसके सिम्टम भी क्या बदले हुए हैं? क्या सिम्टम्स में भी चेंजेस आए हैं? अगर किसी पेशेंट को अगर ये कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का वायरस होता है तो क्या इसमें कुछ सिम्टम्स बदले हुए नजर आते हैं? बिल्कुल, अभी जितने भी लोग डेल्टा प्लस पे संक्रमित हुए हैं, उन लोगों का जो मुख्य कंप्लेन रहा है सर दर्द, नाक से पानी आना, गले में खराश का होना, और मरीजों को आईसीयू की जरूरत। जैसे कि पहले हमने देखा कि होम आइसोलेशन के कंसेप्ट में बहुत सारे लोग ठीक हो जा रहे थे, लेकिन ये डेल्टा प्लस से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो डेटा, ऐसे डेटा अभी बहुत कम है, लेकिन इन लोगों को आईसीयू की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। इन लोगों में गंभीर समस्या है, यानी कि जो इन्फेक्शन जो है हमारा लंग्स का, वो ज्यादा गंभीर हो रहा है पहले के वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो क्या इस बीच जो सवाल गूंज रहा है हर तरफ कि कोरोना की थर्ड वेव आएगी और वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करती हुई नजर आएगी, तो क्या डॉक्टर अनिल ये माना जाए अभी से ही कि डेल्टा प्लस से ही कोरोना की थर्ड वेव हमें देखने को मिलेगी? यहाँ पे दो मुख्य बात है जो साइंटिफिकली इस चीज को कोरिलेट कर पा रहा है, और बच्चों को कितना इफेक्ट करेगी ये भी जरा बताइएगा। वही बता रहा हूं। ये संभावना इसलिए ज्यादा है बच्चों को संक्रमण होने का, क्योंकि देखिए जो बूढ़े लोग थे, जो वयस्क लोग थे, उन लोगों को हम लोगों ने टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ करके उत्प्रेरित करके, और उन लोगों ने खुद से पार्टिसिपेट करके एक सिग्निफिकेंट नंबर हमारे सोसाइटी का वैक्सीन ले चुके हैं। और दूसरी बात है कि संक्रमण भी ज्यादा वयस्क और बूढ़े लोगों में हो चुका है जी। अब तीसरे वेव की जहां तक बात है, अगर डेल्टा प्लस या कोई पहले वाले भी वेरिएंट आते हैं, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि वायरस की नेचर होती है कि वो होस्ट खोजता है, ऐसा होस्ट जिसको कि पहले से नेचुरल इन्फेक्शन भी नहीं हुआ हो और वैक्सीन भी नहीं लिया हो। तो ऐसा होस्ट तो बच्चे ही है, क्योंकि उसको हम लोग बचा के रखे हैं, सुरक्षित रखे हैं। तो अब जो थर्ड वेव की बात होगी, तो हम वयस्क लोग या तो वैक्सीनेटेड है या नहीं तो नेचुरल इन्फेक्शन है, तो हमारे अंदर वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बच्चे लोगों को ही ढूंढेगा, एक तरह से ऐसे समझा जाए। लेकिन यहां पर फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि जब हम लोगों ने ट्रायल की बात की बच्चों में, तो बच्चों के ट्रायल के लिए एक साइंटिफिक स्टेप्स था कि पहले हम उसका एंटीबॉडी टाइटर कर लें। तो उसमें बहुत सरप्राइजिंगली ज्यादातर बच्चे में इन्फेक्शन पाया गया, एंटीबॉडी टाइटर ऑलरेडी बना हुआ था। तो इसीलिए थर्ड वेव से ये मेरा पर्सनल जो सुझाव है और जो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल ज्यादा घबराने की बात नहीं है। थर्ड वेव आ सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट सेकेंड वेव जैसा नहीं रहेगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर सेकेंड वेव की तरह इसका इंपैक्ट नहीं रहेगा, यानी कि आंकड़ों में हमें गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर अनिल कुमार बता रहे हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में वैक्सीनेशन के बारे में आपने बताया, तो क्या समझे कि अभी तक जो स्टडीज है, क्या वैक्सीनेशन कोरोना के इस डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कारगर होती हुई नजर आ रही है? जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, क्या वो सुरक्षित समझे अपने आप को, डॉक्टर अनिल कुमार?
इस प्रश्न का आज के डेट में निश्चित रूप से वैक्सीन प्रभावशाली है, वैक्सीन जरूरत की चीज है और वैक्सीन वरदान साबित हो रही है। जहां तक कुछ लोगों को यह उलझन है कि यह डेल्टा प्लस पे वैक्सीन काम करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हमें ज्यादा डेटा चाहिए। यानी कि वो ज्यादातर लोग जिनको वैक्सीनेशन पड़ी हुई थी उसके बाद उसमें डेल्टा प्लस पाया गया, तभी हम कह पाएंगे कि भैया ये वैक्सीन देने के बाद भी डेल्टा प्लस हो रहा है। आज के डेट में कोई नहीं कह सकता है कि वैक्सीन प्रभावशाली नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है उन्हें कोरोना तो जरूर हो सकता है, लेकिन क्या जो शुरुआती दौर से ही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लेने वाले लोग उन्हें जान का खतरा नहीं होगा, अभी तक की किसी तरीके के केस भी ऐसे निकलकर सामने नहीं आए हैं, कुछ एक आध केस को छोड़ दिया जाए तो अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो कम से कम आईसीयू और जान का खतरा नहीं बना रहेगा, ये अभी तक की स्टडीज भी कहती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों को डेथ होती है वो आईसीयू में रह करके ठीक हो जा रहे हैं, जिन लोगों को आईसीयू की जरूरत होती है वो जनरल बेड पे ठीक हो जा रहे हैं, जिन लोगों को जनरल बेड की जरूरत है वो घर पे रह करके ठीक हो जाते हैं, जिन लोगों को दवाई की जरूरत पड़ती वो बिना दवाई के ठीक हो जा रहे हैं। अगर आप वैक्सीन लिए हुए हैं तो कहने का मतलब, अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपके सिम्टम्स के एक ग्रेड निश्चित रूप से कम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार, ये भी समझना चाहेंगे कि भारत में अभी 3 तरीके की वैक्सीन लग रही है, एक तो कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन और तीसरी रूस की स्पुतनिक लग रही है। क्या तीनों वैक्सीन कोरोना के इस डेल्टा प्लस पर भी कारगर हैं? और जिस तरीके से आपने बताया कि ये वायरस अपने आप को जिंदा रखने के लिए म्यूटेट करता है, अपना रूप बदलता है, तो ऐसे में क्या ये वैक्सीन जो है हर तरीके के म्यूटेशन पे कोरोना वायरस के कारगर हैं? इसका जवाब मैं दे चुका हूं, वो थोड़ा अभी प्रीमेच्योर है कहना, बिना एविडेंस बेस्ड बात कहनी वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमें जब तक एक सिग्निफिकेंट नंबर का व्यक्ति, यानी कि 1000 या 100 पे हम लोग देख ना लें कि इनको कोविशील्ड लगी हुई थी, इनको कोवैक्सीन लगी थी या इनको रशियन वैक्सीन लगी हुई थी और इन पर जो है ज्यादा हो गया डेल्टा प्लस का प्रभाव, इस पे कम हुआ या कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो जब तक एविडेंस बेस्ड डेटा नहीं मिलता है, ये अभी कहीं भी इसका रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ दिन के बाद निश्चित रूप से हम रिसर्चर डॉक्टर कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि हर पर इसका प्रभाव है या किसी पे कम या ज्यादा है। डेल्टा प्लस का ये नया वेरिएंट क्या आरटीपीसीआर की पकड़ में आ रहा है डॉक्टर अनिल कुमार? नहीं, ये जानना चाहिए हम लोगों को कि आरटीपीसीआर सिर्फ ये बताता है कि आप कोविड से इन्फेक्टेड है। ये डेल्टा प्लस है या डेल्टा है या अल्फा है या गामा है, ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग के बाद पता चलता है और ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग दुर्भाग्यवश हर जगह पे नहीं है अवेलेबल, बिल्कुल बहुत कम जगह पे है। जिस तरह से शुरुआती दौर में याद कीजिए जब कोविड का पहला वेव हुआ था तो आरटीपीसीआर भी हर जगह पे नहीं थी, लेकिन जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए सरकार को हर जगह पे सोचना चाहिए ताकि हम लोग डेल्टा प्लस अगर किसी को मिलता है तो उस एरिया को एटलीस्ट लॉक कर पाए ताकि इसका चेन ब्रेक हो जाए। तो फिर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर किसी को कोरोना के सिम्टम दिखते हैं तो वो उसे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? क्योंकि जाहिर तौर पर जो आपने बताया कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग इतने बड़े पैमाने पर इंडिया में फिलहाल नहीं हो रही है। अभी तो सरकार ने क्या किया है कि जिन लोगों को डेल्टा प्लस जैसे सिम्टम्स मिल रहा है जी, उनके सैंपल लेकर के, जैसे मैं बिहार की बात कहूंगा कि यहाँ के मरीजों में सैंपल लेकर के उड़ीसा भेजा जा रहा है, तो ये भी एक सही तरीका है टाइम बिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोकल लेवल पे उसी जगह पे अगर जेनेटिक सीक्वेंसिंग की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम डेल्टा प्लस को डिटेक्ट कर पाएंगे और हम रिसर्चर और हम डॉक्टरों को ज्यादा एविडेंस मिलेगा कि वैक्सीन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उस एरिया को लॉक करने के लिए भी और इसके स्प्रेड को रोकने के लिए भी। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल कुमार, इस बीच
बच्चों को जो ज्यादा इफेक्टिव बताया गया, जिस तरीके से आपने बताया भी कि इस वजह से ही बच्चों को इफेक्टिव करेगा, क्योंकि ज्यादातर वयस्कों को या तो कोरोना वायरस हो चुका है या तो वो वैक्सीन ले चुके हैं। तो क्या अब जो तैयारियां चल रही हैं बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर, अगर इसमें सफल होता है और वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, तो क्या ये समझें कि इस कोरोना वायरस से जंग जरूर जीती जा सकती है अगर वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर सबका हो जाता है तो? 100% आपने सही बात बताया। अगर हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एट अर्लीस्ट शुरू कर लें और ये जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है, जो बच्चे का ग्रुप है, अगर हम इन लोगों को प्रोटेक्ट कर ले वैक्सीन देके, तो निश्चित रूप से ये जंग जीत चुके हैं हम लोग। और इसी पर हमारा ध्येय होना चाहिए, अदर देन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की जो बात हम करते हैं। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर अनिल कुमार, तो अगर दुनिया की बात की जाए तो इजराइल जिसने अपने आप को मास्क फ्री घोषित कर दिया था, अमेरिका में भी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, उन्हें भी कहा गया था कि आप विदाउट मास्क घूम सकते हैं, लेकिन दोबारा से वहां पर मास्क पहनना लागू किया गया, अमेरिका की बात हो चाहे इजराइल की बात हो। तो क्या ये डेल्टा प्लस का खतरा अब दुनिया में जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर अब और तरीके से अलर्ट वापस से जो राज्य जहां पर छूट दी गई थी वो होते नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से ये हमारी भूल होगी अगर हम मास्क पहनना छोड़ रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये कोविड, ये पेंडेमिक पूरे दुनिया को ये सिखा दिया कि ड्रेस में एक चीज कमी थी, वो मास्क। क्योंकि मास्क पहनने से सिर्फ कोरोना जैसे चीज ही नहीं, डेल्टा प्लस जैसे चीज ही नहीं, बहुत ऐसी बीमारी है जो सौभाग्यवश कम हो गया। ट्यूबरक्लोसिस की इंसिडेंस की बात करें, आप एलर्जिक राइनाइटिस की बात करें, जितने भी डस्ट से रिलेटेड बीमारी होती थी, ये पिछले 1.5-2 साल में काफी कम हो गया। हम लोगों का जो मरीज था फॉलोअप, जो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए सिट्राजिन खाया करता था, बार बार हॉस्पिटल आता था, वो लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक दे रहा कि सर ये मास्क पहनने के बाद मेरा ये सब सारा बीमारी ठीक हो गया। तो मास्क को छोड़ने के लिए तो मैं किसी भी तरह से नहीं कहूंगा, स्पेशली ऐसा राज्य जहां पर कि डस्ट ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा चलती है, तो मास्क आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब तक 12 राज्यों में लगभग 56 डेल्टा प्लस के केस निकलकर सामने आ गए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बीच में पश्चिम बंगाल से भी कोरोना का वेरिएंट निकलता हुआ नजर आया, वो उसे और घातक बताया गया। हालांकि बाद में यह भी जानकारी मिली कि वो अपने आप को सही से म्यूटेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो इतना घातक साबित नहीं हुआ। इसके साथ ही अब डेल्टा प्लस का खतरा है। क्या सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे, दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको आज के डेट में, क्योंकि अब कोविड का जो पहला दूसरा वेरिएंट था बिल्कुल घट चुका है, अगर आज कोई लोग को ये लगता है कि हम कोविड जैसा सिम्टम्स हो रहा है या किसी चिकित्सक को ऐसा लग रहा है, तो बिल्कुल उसको आप हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन होनी चाहिए कि इसमें डेल्टा प्लस हो सकता है, भले ना हो, उनको आप हाई अलर्ट के तरह अस्पताल में दाखिल कराएं, उनका सैंपल लें, जेनेटिक सीक्वेंसिंग कराएं, और अगर अनफॉर्चुनेटली डेल्टा प्लस मिलता है तो वो मरीज जहां का भी हो उस एरिया को स्ट्रिक्टली लॉक कर दें। कुछ वो नहीं कि 10 बजे खुलेगा 6 बजे बंद होगा, 100% लॉक किया जाए। और जहां भी कोविड जैसे सिम्टम्स भी ज्यादा आपको प्रतीत हो रहा है, वैसे एरिया को भी लॉक कर देनी चाहिए। वैक्सीनेशन जितना अधिक से अधिक हो सके प्रमोट करना चाहिए और हम नागरिक को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और मास्क लगाने की जो पद्धति है, ये किसी भी तरह से इसको सोचने और डिबेट करने की बात नहीं है। मास्क जरूरी है और इसको लगाए। ये आपको डेल्टा प्लस ही नहीं, इसके अपग्रेडेड वेरिएंट से भी हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। और सरकार से रिक्वेस्ट है कि जेनेटिक सीक्वेंस की जितना अधिक से अधिक जगह पे फैसिलिटी हम अवेलेबल करा पाए वो बेहतर होगा। बिल्कुल, 12 राज्यों में 56 केस निकलकर सामने आए हैं। डेटा बहुत छोटा है, आंकड़े बहुत छोटे हैं। क्या इस आधार पर यह अभी कहा जाए डॉक्टर अनिल कुमार कि कोरोना की थर्ड वेव के पीछे का रीजन डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा, या फिर इन आंकड़ों को देखकर अभी और इंतजार करना होगा?
इंतजार ही करना बेहतर होगा और तैयारी भी करनी चाहिए साथ में। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि थर्ड वेव ज्यादा कुछ हार्म नहीं करने वाला है। उसके पीछे भी वही रीजन है कि हम लोग सब लोग संक्रमित मैक्सिमम लोग हो चुके हैं और वैक्सीन ले चुके हैं। तो अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को हम थोड़ा सा प्रमोट और कर लें, मास्क अगर हम पहनने की पद्धति को अगर अपना लें, इसको ना रोकें, और अनलॉकिंग या लॉकिंग के कंसेप्ट को थोड़ा समझ लें, अगर जहां भीड़ भाड़ हो वहां ना जाए, तो निश्चित रूप से यह थर्ड वेव का इंपैक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि अब तैयारी भी हर जगह की ज्यादा हो चुकी है। फर्स्ट सेकेंड वेव के बाद नागरिक जागरूक हो चुका है, अस्पताल की तैयारी अच्छी हो सकी है और सरकार भी काफी सजग है। तो हर लेवल पे जागरूकता जो है बहुत ऊपर जा चुका है। इसीलिए थर्ड वेव से बहुत घबराने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार, ये भी तो सच है ना, हम देखते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के साथ ही लेकर हमें आगे भी बढ़ना होगा। एक तरफ जहां कोरोना महामारी का खतरा है तो दूसरी तरफ इकोनॉमी कैसे सुधारी जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब के बीच हम देखते हैं कि जैसे ही अनलॉक होना स्टार्ट होता है वैसे ही लोग मास्क लगाना भूल जाते हैं, वैसे ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं। फिर एक बार हम देखते हैं कि कोरोना के फर्स्ट वेव के बाद भी ऐसा ही हुआ, कोरोना के सेकंड वेव के बाद भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। इसके लिए मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को मैं सजेस्ट किया था, मैं लोगों को जागरूक भी किया था। इसमें मैंने कंसेप्ट दिया था B3 आइसोलेशन एंड यूथ पार्टिसिपेशन। इसमें यही था, B3 का था बीमार, बूढ़ा और बच्चे। ये तीनों को जितना अधिक से अधिक हो सके हमें आइसोलेट करनी चाहिए। और चूंकि अर्थव्यवस्था जो आपने कही, ये सच में एक बहुत अहम मुद्दा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी नहीं रहेगी तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा हर लोगों को ऊपर उठना। तो अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए हमें यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि यूथ पे कोई भी वेरिएंट बहुत ज्यादा उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि आज हम सीख चुके हैं, ये कोविड हो या वैक्सीन हो, हर किसी का वास्ता इम्यूनिटी से है। और इम्यूनिटी निश्चित रूप से यूथ का, वयस्क का बहुत अच्छा होता है। अगर उनमें संक्रमण हो भी रहा है तो थोड़ी बहुत सिम्टम्स होती है, एक आध दिन होता है और थोड़ी बेसिक दवाई आप खा लो तो वो ठीक हो जा रहा। तो अगर डेथ की बात करें, मोर्टेलिटी की बात करें, तो ज्यादातर पूरे वर्ल्ड वाइड बूढ़े मरे हैं और बीमार मरे हैं। और तीसरा जो है हमारा थर्ड वेव के लिए हम बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर हम B3 आइसोलेशन विथ यूथ पार्टिसिपेशन के कंसेप्ट पे काम करें तो हम अपने देश को हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में, कोविड के क्षेत्र में भी बचा लेंगे और अर्थव्यवस्था भी मेरा अच्छा रहेगा। सेकेंड वेव में हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर अनिल कुमार आईसीयू बेड्स की कमी देखी गई, ऑक्सीजन प्लांट्स की कमी देखी गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का संकट गहराता हुआ नजर आया। अब किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं और किस तरीके की और व्यवस्थाएं होनी चाहिए कोरोना के थर्ड वेव को लेकर? एज ए चिकित्सक मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहूंगा कि एम्स पटना भी 2 साल पहले जिस स्थिति में था, इस कोविड के वजह से हॉस्पिटल का लेवल काफी बढ़ गया ऊपर। 1.5 साल पहले हमारे यहाँ अगर आईसीयू बेड्स 15 था, आज के डेट में हमारे पास 100 से ज्यादा आईसीयू बेड्स हैं। तो इस तरह से सिर्फ एम्स पटना जैसा संस्थान नहीं, हर अस्पताल इस पेंडेमिक में अपने लेवल को अपग्रेड कर लिया और ये एक अच्छी न्यूज है आम पब्लिक के लिए। और दूसरी चीज जो आपने थर्ड वेव से बचने की बात कही, थर्ड वेव से बचने के लिए पहला तो वैक्सीन हमें करानी ही है। दूसरा, हॉस्पिटल में चूंकि अगर बच्चे हमारे संक्रमित होकर के आएंगे, जो कि हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि थर्ड वेव बच्चे को प्रभावित करेंगे, तो हॉस्पिटल में हमें अटेंडेंट के लिए भी, क्योंकि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। बच्चा अपना मास्क नहीं लगा पाएंगे वयस्क के तरह, और वयस्क को जिस तरह से हम अकेला भर्ती करते थे, घर के लोगों को बाहर रखते थे, बच्चे में हमें कंसीडर करना होगा कि उनके पेरेंट्स भी बेड के बगल में उनको रहने का इंतजाम किया जाए। ठीक। और इसलिए क्या होगा कि आपके हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम होगी
तो इसको कंसीडर करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, विलेज लेवल पे कम से कम ऑक्सीजन बेड जो हो उसकी मुहैया अभी से करा लेनी चाहिए ठीक सरकार को। ठीक डॉक्टर अनिल, बहुत जल्दी से ये आपसे चाहेंगे कि ऐसे लोग जो अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, जिनमें भ्रम का माहौल है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों के मन में कई तरीके की भ्रांतियां हैं। बहुत जल्दी से बताइएगा। मैं उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि वैक्सीन अब करोड़ों लोग ले चुका है। हम डॉक्टर लोग तो आज के डेट में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो वैक्सीन ना लिया होगा। मोस्ट ऑफ डॉक्टर, हेल्थ वर्कर ले चुका है जी। और कहीं भी कोई ऐसी घटना जो रूमर समझे या इत्तेफाक समझे, हम हेल्थ वर्कर में नहीं हुआ है जी। तो कम से कम आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर डॉक्टर में ऐसा नहीं हुआ तो हम सब लोगों को वैक्सीन बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। ये सुरक्षित है, ये जरूरत की चीज है, ये वरदान साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल कुमार, थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना पर युद्ध स्तर पर काम जारी है, लेकिन इसके थर्ड वेव को लेकर अब तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, पटना एम्स के ट्रॉमा इमरजेंसी के एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार विस्तार से सभी जानकारियां दे रहे थे कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है, आखिर किस तरीके के बदलाव नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सतर्क रहना है, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। आ रही आवाज?